हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश। आज हम एक नई टॉपिक लेकर आए हैं जिससे कि आपको पता ही चल गया हो कि हम किसके बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। इस टॉपिक में हम ब्रिज से रिलेटेड जितना भी थ्योरी होगा और अक्षतमिति में और सूत्र जितना भी होगा सबको परिभाषा सहित हम इस वीडियो में अच्छी तरह से देखेंगे। यह वीडियो मुख्य रूप से क्लास 10th का स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इसके बाद हम इस वीडियो के जस्ट बाद हम इससे रिलेटेड 10वां जितना भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का उसको सॉल्यूशन करेंगे। पहले उससे रिलेटेड जितना थ्योरी था वह इस वीडियो में देख लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पर आपको क्लास 10th का रिलेटेड ऑल सब्जेक्ट आपके सिलेबस में जितना भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट का वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा धीरे धीरे, और आपको एग्जाम तक में सभी वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए और अपना क्लास का जितना भी सिलेबस है अपना कक्षा का उसको अच्छा से प्रिपेयर करिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो चालू करते हैं। तो फ्रेंड, फर्स्ट टॉपिक आता है कि ब्रीथ क्या होता है। तो देखते हैं ब्रीथ किसे कहते हैं। फर्स्ट ब्रीथ देखिए, किसी तल में स्थित एक स्थिर बिंदु से समदूरस्थ बिंदुओं के समूह से जो बंद आकृति बनता है उसे हम एक वृत्त कहेंगे। मान लीजिए एक समतल में यह एक समतल है, उसमें यह पॉइंट है, एक स्थिर बिंदु। यहाँ से सभी चारों डायरेक्शन में मतलब सभी दिशा में समदूरस्थ बिंदुओं का समूह लेंगे और इस समूह से जो बंद आकृति बनेगा बिंदुओं के समूह से उसे हम कहेंगे वृत्त। जैसे कि आप देख सकते हैं वृत्त के मध्य में स्थित वह स्थिर बिंदु जो होता है जहाँ से हम समदूरस्थ बिंदुओं का समूह लेते हैं उस स्थिर बिंदु को हम कहते हैं वृत्त की केंद्र। अब नेक्स्ट देखते हैं वृत्त की परिधि किसे कहते हैं। परिधि देखिए, यह एक वृत्त है, इसके किसी एक पॉइंट, मान लिया पॉइंट चूज के यहाँ पर चूज के यहाँ से हम इसकी किनारे पूरा एक चक्कर लगाते हैं। एक चक्कर लगाने में हम जितना दूरी तय करेंगे यह दूरी उसको कहते हैं वृत्त की परिधि। मतलब वृत्त की बाहरी सीमा रेखा की जितना लंबाई होगा उसे हम वृत्त की परिधि कहते हैं, जो होता है कितना 2πr के बराबर होता है। किसी वृत्त की r त्रिज्या वाले किसी वृत्त की किनारे एक चक्कर लगाएंगे तो कितना दूरी तय करेंगे 2πr दूरी तय करेंगे। ओके, जैसे हम लिख रहे हैं किसी वृत्त की बाहरी सीमा अर्थात परिमाप को वृत्त की परिधि कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या किसे कहते हैं, जैसे आपको हम बता दिए थे। वृत्त की त्रिज्या किसी वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की केंद्र और परिधि के बीच की जो दूरी होगा उसे त्रिज्या कहते हैं। और वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में समान होती हैं। क्या होती हैं? वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में समान होती हैं। जैसे आपको बताते हैं इसमें देखिए, यह एक वृत्त है, यह इस स्थिर बिंदु O से समदूरस्थ बराबर दूरी पर एक बिंदु का समूह लिए। बिंदु के समूह को हम कहते हैं वृत्त। और यहाँ से लेकर परिधि का यह है, यहाँ तक की दूरी जो होगा यह डिस्टेंस उसको कहेंगे r, यानी वृत्त की त्रिज्या कहेंगे, जिसे r से सूचित करते हैं। ठीक, अब देखते हैं सूत्र त्रिज्या से रिलेटेड। वृत्त का अगर त्रिज्या दिया रहेगा तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा πr², जहाँ पर पाई का मान होता है 3.14 लेते हैं या 22/7 लेते हैं। आप फ्रेंड एक बात गौर कर सकते हैं, यहाँ पर 22/7 और 3.14 दोनों एक परिमेय संख्या हैं, क्योंकि इसका दशमलव रूप 3.14 एक शांत दशमलव रूप में लिए हैं और 22/7 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि पी क्यू के रूप में है। लेकिन पाई जो होता है यह अपरिमेय संख्या होता है। एक्चुअली में यह जो मान हम दोनों लिए हैं यह पाई को वास्तविक मान नहीं है, यह एक अप्रोक्सीमेट मान रहे हैं। मतलब यहाँ बहुत हद तक यह मान सही है, इसलिए यह ले लेते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान सबसे पहले भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट निकाले थे, जो दशमलव के बाद बहुत लंबा निकाले थे। लेकिन जितना भी दशमलव बाद नंबर आया वह
अशांत दशमलव प्रसाद हुआ उसका अशांत अनरिपीटेड था, अशांत अनावर्ती, मतलब न ही वो रिपीटेड हो रहा था न ही वह शांत था दशमलव, इसलिए उसे वह एक क्या हुआ अपरिमेय संख्या, इसलिए पाई को अपरिमेय संख्या। पाई जो होता है यह वृत्त की परिधि और उसकी व्यास कितना है उसके अनुपात है को पाई कहते हैं। पाई का मान 14 अक्षर तक आपको डिस्प्ले होता होगा। देखिए और क्षेत्रफल, इसलिए त्रिज्या बड़ा क्या होगा, क्षेत्रफल दिया रहेगा तो रूट अंदर क्षेत्रफल बटा पाई। वृत्त की परिधि बराबर क्या होगा 2 पाई आर। त्रिज्या दिया रहेगा तो वृत्त की परिधि बराबर होगा 2 पाई आर। अगर त्रिज्या दिया रहेगा, परिधि दिया होगा तब वृत्त त्रिज्या होगा परिधि बटा 2 पाई। देखिए सी इक्वल टू क्या आता है 2 पाई आर, इसलिए आर इक्वल टू होगा क्या, आर इक्वल टू होगा, इसलिए आर इक्वल टू होगा 2 परिधि बटा निश्चित बटा 2 पाई। सिंपल सी है। हम नेक्स्ट देखते हैं वृत्त की जीवा। वृत्त की जीवा क्या होता है, किसी वृत्त पर स्थित दो भिन्न बिंदुओं को, किसी वृत्त पर स्थित दो भिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको कहते हैं हम वृत्त की जीवा। जैसे कि आप देख सकते हैं फिगर में, यह एक वृत्त है, यह एक वृत्त है, यह एक वृत्त है, इसके दो बिंदु लिए सी और डी, इसको जो एक रेखा मिलाएगी उससे हम कोई जीवा, मान लीजिए कोई पॉइंट ले हम ई ले लेते हैं और एफ ले लेते हैं, इसको जो एक रेखा मिला रहे हैं यह ई एफ कहेंगे जीवा। मतलब वृत्त की परिधि पर दो बिंदु कहीं पर ले लेते हैं और उसको मिलाते हैं, और रेखा कहेंगे उस रेखा को, जो रेखा दो बिंदु मिलाते हैं उससे कहेंगे वृत्त की जीवा। जैसे ए और बी दो बिंदु हैं वृत्त पर स्थित, इस यह रेखा क्या हो जाएगा वृत्त की जीवा। ठीक, और एक बात बता दें फ्रेंड्स, ऐसा जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है, यह देखिए सेंटर है डी सी, देखिए इसमें डी सी जो है यह सेंटर ओ से होकर गुजर रही है। ऐसे जीवा जो वृत्त की सेंटर से होकर गुजरते हैं उसे वृत्त की व्यास कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं उसे। ओके, और यह व्यास जो होता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होता है। चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट देखते हैं। जैसे परिभाषा में आपको बता देती कि जीवा किसे कहते हैं। वृत्त की जीवा किसी वृत्त पर स्थित दो भिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। परिभाषा आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स वृत्त का व्यास। किसी वृत्त का व्यास उस वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। आपको जैसे हम पहले बताए थे, वृत्त के केंद्र से होकर जो व्यास गुजरे, सॉरी जीवा गुजरेगी उससे कहेंगे वृत्त की व्यास। और देखिए वृत्त की व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। अब व्यास दिया रहेगा तो अब देखते हैं परिधि बड़ा क्या होगा पाई डी। अगर और व्यास बड़ा क्या होता है 2 इंटू त्रिज्या, क्योंकि तो फ्रेंड देखिए व्यास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो व्यास है डी सी, यह देखिए फ्रेंड यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा, यह आर है, मतलब आर त्रिज्या है और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, मतलब क्या व्यास जो हो गया डी बराबर हो गया कितना 2r, 2 गुना त्रिज्या जितना लंबाई को दुगुना हो गया ना, देख सकते हैं आप यहाँ से। और इसलिए त्रिज्या बराबर क्या होगा, त्रिज्या बराबर व्यास बटा 2, क्योंकि डी इक्वल डी होता है 2r, इसलिए r इक्वल टू क्या होगा d/2। स्क्रीन पर लिखने में थोड़ा राइटिंग नहीं बनता है, आपको समझ आ गया होता सो। वृत्त की व्यास बड़ा क्या होगा, परिधि दिया रहेगा तो हो जाएगा वृत्त की परिधि बटा व्यास। वृत्त का चाप, वृत्त चाप किसे कहते हैं, किसी वृत्त के परिधि के सतत भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। देखिए एक वृत्त है, यह एक वृत्त है, मान लीजिए पूरा एक्यूरेट नहीं बना 0, इसका कोई भाग ले लिए, परिधि का इतना भाग काट कर ले लिया हम, यह भाग, यह जो छोटा सा भाग काट ले लिए, यह ए बी है यही भाग, इसको कहेंगे वृत्त की चाप। इसको देख फ्रेंड यहाँ से काटेंगे हम तो ये दो भाग कट जाएगा इस प्रकार, एक ये बड़ा वाला भाग, एक यह छोटा वाला भाग। इस छोटा वाला भाग कहेंगे लघु चाप, क्या कहेंगे लघु चाप, और यह जो बड़ा वाला भाग, यह बड़ा वाला भाग, इसको कहेंगे दीर्घ चाप। आपको सिर्फ नाम याद रखना है। आप देखते हैं वृत्त की लघु चाप का लंबाई कितना होता है, थीटा बटा
360 डिग्री इंटू 2πr। ठीक, देखिए कोई एक वृत्त है, ये का सेंटर है, ये मतलब ये छोटा वाला भाग कहेंगे लघु चाप, छोटा वाला भाग, और बड़ा वाला भाग कहेंगे दीर्घ चाप। ये छोटा वाला भाग जो होगा, इस छोटा वाला भाग द्वारा केंद्र कितना कोण बन रहा है, मान लीजिए थीटा बनता है, तो इसकी चाप की लंबाई होगा, लघु चाप की लंबाई थीटा बटा 360 इंटू 2πr। कैसे होगा लिए, यदि केंद्र पर मान अगर थीटा डिग्री कोण बनावे तो इसका ए बी का लंबाई होगा, ए बी बराबर जो होगा चाप ए बी ऐसे सूचित करते हैं, इक्वल टू होगा थीटा बटा 360 डिग्री गुना 2πr के इक्वल टू होगा। ओके, और दीर्घ चाप की जब लंबाई निकालेंगे हम, जैसे कि वह था यह केंद्र पर, यह हो गया ए और बी, हम इस दीर्घ चाप मतलब हो गया यह इस साइड वाला, इस बड़ा वाला भाग को कहेंगे दीर्घ चाप, बड़ा वाला चाप को दीर्घ चाप। तो यह जो लंबाई होगा 360 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ जितना कोण बन रहा है वह बटा 360 डिग्री गुना 2πr का यह बराबर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड किसे कहते हैं, तो देखिए त्रिज्यखंड पहले देख लीजिए, तब वृत्तखंड के बारे में बात करते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। देखिए कोई वृत्त है, मान लिए यह एक वृत्त है, इसका देखिए त्रिज्या लिए और संगत चाप, जैसे संगत चाप क्या हुआ, इससे जो घिरे यह क्षेत्र हुआ, इस क्षेत्र को हम कहेंगे चाप मतलब त्रिज्यखंड, इस क्षेत्र कहेंगे त्रिज्यखंड। और देखिए फ्रेंड्स, और यह देखिए त्रिज्या, यह त्रिज्या और यह त्रिज्या, यह भाग रहते हैं, यह संगत चाप क्या होगा, यह हो गया, और इस भाग को तब कहेंगे मतलब त्रिज्यखंड। यह बड़ा वाला भाग है इसलिए कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड, और छोटा वाला भाग कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। मतलब त्रिज्या और चाप बड़ा चाप से वृत्त का मतलब बड़ा चाप से घिरे क्षेत्र को कहते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड, और वृत्त की त्रिज्या और लघु चाप से घिरे क्षेत्र को कहते हैं लघु त्रिज्यखंड। आई होप आप समझ गए। यह हुआ दीर्घ त्रिज्यखंड और यह होगा लघु त्रिज्यखंड। अब देखते हैं लघु त्रिज्यखंड क्षेत्रफल बराबर होगा थीटा बटा 360 डिग्री गुना πr²। अगर त्रिज्यखंड है, यह मान लघु त्रिज्यखंड है, यह सेंटर पर थीटा डिग्री कोण बना रहे हैं, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा थीटा बटा 360 गुना πr²। और दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब जो बड़ा वाला भाग था उसका क्षेत्रफल होगा 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 गुना πr²। अब देखिए त्रिज्यखंड की परिमाप। देखिए त्रिज्यखंड परिमाप क्या होगा, परिमाप बारे में आपको बताए थे कि जो बाहरी सीमा रेखा की लंबाई होगा, मतलब यह और यह लघु त्रिज्यखंड रहेगा, तो इस सभी को लंबाई जोड़ देंगे, हो गया लघु त्रिज्यखंड का परिमाप। यानी यह कितना, यह r होगा, यह r होगा, दोनों बराबर की त्रिज्या है, क्या हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर c इक्वल टू हो जाएगा 2l प्लस 2r, सॉरी यह अगर r है 2r हो जाएगा, और यह l है तो ये हो जाएगा l, मतलब सब लंबाई जोड़ देंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्रिज्यखंड का परिमाप होगा l प्लस 2r। अगर l बड़ा वाला l दे, बड़ा वाला मतलब यह है क्या, l है चाप की लंबाई, अगर दीर्घ चाप की लंबाई दे दे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का परिमाप हो जाएगा। अगर l का मान दें लघु चाप की लंबाई तो हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड की परिमाप के बराबर। आप देखते हैं फ्रेंड्स त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, वृत्तखंड किसे कहते हैं, त्रिज्यखंड पढ़ लिए। आप देखते हैं वृत्तखंड। किसी वृत्त की जीवा और संगत चाप से घिरे क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्यखंड कहते हैं। जीवा और संगत चाप से जो घिरे क्षेत्र रहेगा उसे कहेंगे वृत्तखंड, यानी सेक्टर ऑफ सर्किल। ये फ्रेंड इसमें देखिए, इस फिगर में यह एक सर्कल है, यह एक सर्कल है, और इसका देखिए यह जीवा है ए बी, क्योंकि दो परिधिक दो बिंदु मिला रहा है, ए बी जीवा, और इस संगत चाप से घिरा होगा ये डार्क वाला भाग, यह भाग जिसे हम डार्क कर रहे हैं, इस भाग को हम कहेंगे वृत्त का त्रिज्यखंड। ये छोटा वाला भाग है इसको कहेंगे लघु त्रिज्यखंड, और यह बड़ा वाला भाग जो है यह भाग, यह भाग, यह भाग, ये कलर चेंज कर देते हैं, यह बड़ा वाला भाग जो है इसको यहाँ से यहाँ तक के जो भाग हैं इसका क्षेत्रफल कहेंगे, इस भाग को कहेंगे हम दीर्घ त्रिज्यखंड। आई होप आप समझ रहे होंगे। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा थीटा बटा 360 डिग्री गुना πr² माइनस 1/2 sin² थीटा। अगर
यह जो चाप है मतलब वो ये त्रिज्यखंड द्वारा और केंद्र ये बन रहा है, यह सेंटर जो कौन बन रहा है वो थीटा डिग्री होगा, तो उसका क्षेत्रफल बराबर होगा थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है फ्रेंड्स, बताते हैं आपको हम कैसे होता है ये। देखिए हम पहले यह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्षेत्रफल पूरा निकाल लेंगे, उसमें से ये ऊपर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, मैं त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो यह हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वही कहते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, माइनस कर देंगे ऊपर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, अगर कोण दिया हो और दोनों साइड का भुजा दिया हो उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 भुजा का भुजा गुना भुजा, मतलब यहाँ देखिए आर है, ये भी आर है, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर भुजा गुना भुजा आर स्क्वायर हो जाएगा, और एंगल कितना है उसका साइन थीटा से गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा त्रिभुज क्षेत्रफल के बराबर। इसलिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी यहाँ पर मिस प्रिंटेड है, इसको हम सही कर देंगे आपको, यह होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा के बराबर। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए दीर्घ वृत्तखंड फ्रेंड इसमें क्या हुआ, यह ऊपर वाला यह जो भाग है यह हुआ दीर्घ वृत्तखंड। देखिए पूरा वृत्त में से इतना भाग, ये नीचे वाला भाग घटा दिए, देखिए यह पूरा वृत्त में से लघु वृत्तखंड इस जिसको हम छायांकित भी कर रहे हैं इसको हम घटा दें तो यह ऊपर वाला भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसी कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड, यानी दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इस प्रकार फ्रेंड्स यह थ्योरी खत्म हो गया वृत्त रिलेटेड, जितना भी आपको क्लास 10 में आवश्यकता है। और इसके बाद हम सारा आपका प्रश्नावली जो है आपके गणित में NCERT का सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करके देंगे, और आप ये सभी सूत्रों को अच्छी तरह से एक बार देख लीजिए फिर से और सभी को नोट डाउन कर लीजिए, सो आपको आप समझने में हेल्पफुल रहेगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जितना वीडियो डालते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और कमेंट पर बताइए कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, और इस चैनल पर आपको ऑल सब्जेक्ट की नोट अपलोड कराया जाए और नोट सहित सभी चैप्टर का लेक्चर अपलोड किया जाएगा।